स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम कल हमने डिस्कस किया था इंडियन प्रेसिडेंट कंपोजिशन, उसमें सारा कुछ आ गया था। हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, हाउ द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एसेंशियल फॉर इंडियन प्रेसिडेंट, टेन्योर, अबाउट हिज टेन्योर, मतलब वी डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा हमने कुछ पावर्स भी डिस्कस किए हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, या जुडिशियल पावर्स है, मिलिट्री पावर्स हैं। ये पावर्स मैंने डिस्कस किए हैं और मैंने ये भी आपको बताया है, जहां तक हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट की बात है, हिंदुस्तान में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें जो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, ही इज एंजॉइंग और शी इज एंजॉइंग नॉमिनल पावर्स, सेरेमोनियल पावर्स। तो ही इज एंजॉइंग नॉमिनल पावर्स। लेकिन उसमें ये मैंने बार बार आपको बताया है कि प्रेसिडेंट इज ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जहां तक पावर्स की बात है, ये भी मैंने आपसे कहा था कि पावर्स जो हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स एंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज। जो इंडियन प्रेसिडेंट है नॉर्मल टाइम्स में वो ये सारे पावर्स एंजॉय करता है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में, पिछले इसमें आपको बताया भी है लेक्चर में। लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, ये सारा मैंने बताया है कि लेजिस्लेटिव पावर्स में जैसे ज्वाइंट सेशन कर सकता है या इंडिपेंडेंटली कोई भी सेशन बुला सकता है। इसके अलावा वो ही कैन इशू ऑर्डिनेंसेस। उसके अलावा ही nominates 2 members from Anglo-Indian communities for Lok Sabha and 12 members on the basis of art, culture, science for Rajya Sabha। तो ये सारी चीजें आ गई थी। एग्जीक्यूटिव पावर्स में भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा टच में कर लूँ आपको, कि जो भी कोई टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं या जो भी कोई टॉप मोस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, दीज आर डन बाय प्रेसिडेंट, वेदर दैट इज प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, दैट इज फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, या कि हम बात करेंगे टॉप मोस्ट गवर्नर्स की, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की, अटॉर्नी जनरल की, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की। ऑल दीज अपॉइंटमेंट्स आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो जुडिशियल पावर्स की भी मैंने बात की थी कि जुडिशियल पावर्स में जो है इंडियन प्रेसिडेंट जो है उसको इतने इख्तियारात दिए गए हैं कि वो यहाँ पे ही इज एंजॉइंग सो मेनी जुडिशियल पावर्स। पहले तो ये है कि ही अपॉइंट्स ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एंड उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है जुडिशियल पावर्स में कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है he has some judicial powers, first of all he appoints the judges of Supreme Court, High Court, as well as their Chief Justice. The President cannot used in any court of India in connection with any matter concerning his office. And इसके अलावा he has the power to pardon, reprieve and commute punishment. इंडियन प्रेसिडेंट को ये पावर्स दिए गए हैं कि वो किसी की सजा भी कम करा सकता है, मुआफ करा सकता है, क्योंकि सारे के सारे जजेस वगैरह जो भी है, चीफ जस्टिस, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय इंडियन प्रेसिडेंट। या मिलिट्री पावर्स मैंने डिटेल में आपको डिस्कस किया है। वो मिलिट्री पावर्स भी मैंने आपसे कहा है कि जहां तक डिफेंस फोर्सेस का ताल्लुक है, सो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, वेदर नेवल, एरियल और आर्मड फोर्सेस। तो फाइनेंशियल पावर्स की जहां तक बात है, फाइनेंशियल पावर्स में भी मैंने आपको बता दिया है कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है, इट्स द ड्यूटी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट टू प्लेस द बजट फॉर द करंट ईयर बिफोर द पार्लियामेंट, सबसे पहले। और दूसरी बात है, मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी कोई मनी बिल है, जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तभी जाके वो इंट्रोड्यूस होगी हाउस में। और उसके अलावा ही हैज अ फुल कंट्रोल ओवर द कंटिजेंसी फंड एंड ही कैन स्पेंड इट अकॉर्डिंग टू हिज स्वीट विल। कंटिजेंसी फंड में प्रेसिडेंट जो है उसको पूरा इख्तियार है, वो अपने हिसाब से फिर स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इंडियन प्रेसिडेंट एंजॉय करता है। इसके अलावा मैंने आपसे ये सारी बातें कही थी कि जो भी कोई बिल है, या इसके अलावा मैंने आपसे अमेंडमेंट बिल का भी डिस्कस किया था कि अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के जब तक न दस्तखत हो तब तक कोई भी लॉ बन सकता नहीं है। तो ये सारे पावर्स प्रेसिडेंट एंजॉय करता है ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स। और आज जो हमें डिस्कस करना है, क्योंकि ये पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, जो डिस्कस करना है आज, दैट इज इमरजेंसी पावर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उसके इमरजेंसी पावर्स क्या होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बिसाइड्स नॉर्मल पावर्स, इंडियन प्रेसिडेंट इज एंजॉइंग इमरजेंसी पावर्स, एंड ही इज एंजॉइंग इमरजेंसी पावर्स during the times of national emergency, during the times of failure of constitutional machinery and financial emergency. So he is enjoying 3 types of emergency powers. So Indian President is enjoying 3 types of emergency powers.
during times of this national emergency and during times of failure of constitutional machinery under Article 356, during times of financial emergency Article 360. तो इस वक्त हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी पावर्स वो एंजॉय करता है, यहाँ पे ये ज्यादा पावरफुल होता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरजेंसी तभी मुल्क में नाफिज होगी जब उसको पार्लियामेंट वहां पे पास करेगी, और पार्लियामेंट जो है उनको वो विद इन 1 मंथ पास करना है, तब जाके प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है कि अब यहाँ पे इमरजेंसी है, अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई हो रहा है। तो अब पहले जो पार्ट है नेशनल इमरजेंसी, पहले हम ये पढ़ेंगे आर्टिकल 352 के तहत हिंदुस्तान में जो नेशनल इमरजेंसी नाफिज होती है कब होती है। नेशनल इमरजेंसी can be imposed due to external aggression, due to war or due to internal disturbances. इन 3 हालात में हिंदुस्तान में नेशनल इमरजेंसी कायम हो सकती है, नाफिज हो सकती है, जब सिचुएशन जो हो वॉर लाइक सिचुएशन हो, और ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन, जब आपका एनिमी, जब आपकी नेबरिंग कंट्री आप पे हमलावर हो, हमला करे आप पे, उस वक्त आप नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, और कभी कभार मुल्क में क्या होता है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उस वक्त भी आप नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 52। और यहाँ प्रेसिडेंट जो है सारे के सारे इख्तियारात उसके हाथ में चले जाते हैं, और जो भी चाहे एक स्टेट में हो या चाहे पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी नाफिज करनी हो, या किसी पार्ट में जहाँ पे भी ऐसी ग्रेव लाइक सिचुएशंस हो, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त अगर किसी हिस्से में या कुछ स्टेट्स में नेशनल इमरजेंसी नाफिज हो रही है, तो वहाँ जो भी स्टेट्स हैं वो सारी सेंटर के अंडर आ जाती है, और वहाँ के लिए लॉज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही बनाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है कि आपकी सारी फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल फ्रीडम्स, खासकर फंडामेंटल फ्रीडम्स आपकी छीन ली जाती है। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी यू हैव नो राइट टू मूव टू कोर्ट, you have no right to moment of freedom, thought, speech, expression, all these freedoms are suspended during times of emergency. तो एक्सेप्ट राइट टू लाइफ, बाकी सारी जितनी भी अंडर आर्टिकल 19 आपकी फ्रीडम्स है, ऑल दीज फ्रीडम्स आर सस्पेंडेड। तो नेशनल इमरजेंसी जो है ये विद इन 1 मंथ कैबिनेट पास करेगी, तभी जाके ये प्रेसिडेंट अप्लाई कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, और ये एट ए टाइम आप 6 मंथ्स तक नाफिज कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको लगेगा कि 6 महीने के बाद भी सिचुएशन वैसी वर्स्ट है, तब और 6 मंथ्स के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी की मैं आपको थोड़ी और एक बात बता दूं, जैसे हिंदुस्तान में नेशनल इमरजेंसी नाफिज हुई थी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इन 1965 वॉर जब हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, या 62 में जब इंडिया चाइना के बीच में वॉर हुआ था, हिंदुस्तान और चाइना के बीच में 62 में जब वॉर हुआ था, नेशनल इमरजेंसी नाफिज हुई थी, 65 में नाफिज हुई थी, या कि हम बात करेंगे 75 में ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। उस वक्त हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जो थी वो थी मिसेस इंदिरा गांधी, तो उस वक्त भी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस उसने नेशनल इमरजेंसी नाफिज की है। तो वहाँ उस वक्त सारे के सारे इख्तियारात प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या बन जाता है, समझ लो हीरो बन जाता है, सुपर पावर बन जाता है, क्योंकि सारे के सारे इख्तियारात इसी को दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उस वक्त दिए हैं। दूसरा है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, आर्टिकल 356। अब अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ है, वहाँ के लोग जो है वो रिवोल्ट कर रहे हैं, बागी हो गए हैं, तो उस वक्त जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, चूंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मानते नहीं है लोग, तो वहाँ पे वो गवर्नर्स रूल नाफिज कर सकता है। जैसे हम पंजाब की बात करेंगे या जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, आए दिन ये गवर्नर्स रूल नाफिज होते ही रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ उस वक्त जब गवर्नर रूल नाफिज किया जाता है पर्टिकुलर स्टेट में ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उस वक्त भी प्रेसिडेंट जो है वहाँ सारे के सारी इस स्टेट के जो लॉज वगैरह होते हैं वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, और पार्लियामेंट ही सारी चीज़ें डिसाइड करती है उस वक्त कैसे क्या करना है, कैसे लॉज बनाने हैं। So if the president, according to the constitution, if the president either on the receipt of a report from the governor of the state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, the president may by proclaim, emergency. तो उस वक्त जो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, दे ऑल दीज स्टेट लेजिस्लेचर्स शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी सारी के सारे जो भी लॉज वगैरह हैं वो पार्लियामेंट ही उस स्टेट के लिए बनाती है।
और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या तो खुद स्टेट को लगता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं इस स्टेट में हालात खराब हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाले लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उस वक्त या तो वो अपनी मर्जी से या उस स्टेट का जो गवर्नर होगा, पर्टिकुलर गवर्नर, उसने रिटर्न दिया होगा कि नहीं मेरी सिचुएशन जो है बहुत ही मेरी स्टेट की खराब है और यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम चाहते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल नाफिज हो, तो गवर्नर की वहाँ पे कंसेंट की वजह से फिर प्रेसिडेंट वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। और उस वक्त क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी होती है वो सारा पावर उससे छीन ली जाता है, सस्पेंड की जाती है और वहां पे पार्लियामेंट जो है वो खुद ही लॉज इंप्लीमेंट करती है। लास्ट वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, if the president is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or any part of it is threatened, he may declare a financial emergency under article 360। अगर हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट को लगेगा कि कोई ऐसी ग्रेव लाइक सिचुएशन हुई है, फाइनेंशियल क्रंच हुआ है, मुल्क में खसारा हुआ है, मुल्क जो है कर्जे में डूब रहा है, उस वक्त ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 360। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब मुल्क में नाफिज होगी तो उस वक्त क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो भी कोई एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी जो है उसको डिक्रीज किया जाए, और स्पेशली इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेस की जो तनख्वाह है उसको भी कम कर दिया जाए। तो और जो भी कोई काम है डेवलपमेंटल वर्क वगैरह है उसको रोक लेना है, क्योंकि पहले तो मुल्क का खसारा वगैरह जो है उसी को हमें बैलेंस करना है, तो फिर डेवलपमेंट की बात आगे हम कर सकते हैं। इसलिए डेवलपमेंटल वर्क रोकने हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज करनी है, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आजकल हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया जो है परेशान है, खासकर इकोनॉमी बहुत ज्यादा र्यून हो चुकी है। अगर हम अपनी स्टेट की भी बात करेंगे तो हमारी स्टेट में भी अगर ऐसा ही रहा तो शायद वो बहुत जल्द यहाँ पे भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। तो ये सारे के सारे पावर्स जो है मैंने आपको बताया है कि पावर्स कैटेगराइज किए गए हैं दो हिस्सों में। ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, मिलिट्री, फाइनेंशियल पावर्स एंजॉय करता है आम सूरतों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी जब मुल्क में ग्रेव लाइक सिचुएशन हो, लाइक ड्यू टू वॉर, ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन और ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, उस सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रियल हेड होता है और वही सारा कुछ संभाल लेता है विद द हेल्प ऑफ हिज असिस्टेंट्स और विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो ओके, अल्लाह हाफिज।